नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों आज जो टॉपिक है क्लास 11th एग्रोनॉमी में, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो देखे रहे होंगे तो उसमें मैं बताया था कि क्लास 11th एग्रोनॉमी के अंदर दो क्रॉप सबसे मेन है। नंबर 1 गेहूं की खेती और नंबर 2 धान की खेती। तो दोस्तों हम इससे पहले वाले वीडियो में गेहूं की खेती को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लिंक पे क्लिक करके सीधा जाके देख सकते हैं, या आपको आई बटन पर दिख रहे वीडियो का लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे उस वाले वीडियो पर पहुंच जाएंगे, यानी गेहूं की खेती पर पहुंच जाएंगे, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो आज की खेती है वो है धान की खेती। जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है धान की खेती से रिलेटेड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जा रहा है, जिसको आप कहते हैं कृषि अभियंत्रण, वो भी पढ़ाया जा रहा है। उसका एक चैप्टर पूरा हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे उस वीडियो पर। तो हमारे इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी क्लास 11th की पढ़ाई जा रही है। तो वीडियो क्लास वाइज पढ़ रही हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रही हैं, आप उसको जाके देखना ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की जो क्लास है वो चैप्टर नंबर 5 एग्रोनॉमी क्लास 11th की, जिसमें दिया गया है धान की खेती। तो धान की खेती में जो सबसे पहला टर्म है हमारा वो है गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या इसमें जो होते हैं वो 24 होते हैं, 24 होते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो हम उस पर अपलोड किए थे कि क्लास 11th के जितने भी क्रॉप्स हैं उनके बॉटनिकल नेम, गुणसूत्र संख्या और कितना % कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक सेपरेट वीडियो मैं इस पर बनाया हुआ हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो दोस्तों इसमें गुणसूत्र संख्या होता है वो 24 होता है। वानस्पतिक नाम जो होता है वो वायराइजियस सटाइवा होता है। और चावल में प्रोटीन की जो संख्या होती है वो 7.7% होती है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो 76% पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक धान का जो उत्पादन है वो चीन में होता है। और भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि में होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जो धान के उत्पादन में जो देश सबसे आगे है वो है चीन। भारत में सबसे आगे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत में 44.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है तथा लगभग 11 करोड़ टन उत्पादन किया जाता है। दोस्तों एक ग्राफ है ये कि आप देख सकते हैं कि 11 करोड़ टन उत्पादन किया जाता है हमारे देश में। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत मैटर करते हैं हमारे यूपी कैडेट के एग्जाम में या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं या फिर आपके यूपी कैडेट जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें पूछ सकते हैं। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को पूरा पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको एक एग्जाम में पास करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत होती है। अगला जो पॉइंट है वो नोट पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए और आप सबके लिए। जो नोट पॉइंट है दोस्तों वो है पंजाब में धान की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला जो हेडिंग है वो है जलवायु से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं धान में कैसी जलवायु चाहिए। तो धान के लिए गर्म व नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। वृद्धि के टाइम पर 20 से 30 सेल्सियस और पकने के टाइम पर 20 से 25 सेल्सियस तापमान फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है। 15 सेल्सियस से कम तथा 35 सेल्सियस से ऊपर का तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि सबसे जो अच्छा तापमान माना जाता है वो 21 सेल्सियस से 35 सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। अगर इससे अधिक हो जाता है या इससे कम हो जाता है तो उसमें हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। 15 सेल्सियस से अगर कम हो जाता है तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचता है और 35 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी फसल को फिर भी नुकसान पहुंच सकता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर दोस्तों जो अगला हेडिंग है वो हमारा है धान की उत्पत्ति। तो धान की उत्पत्ति जो बेबीलोन है के अनुसार, तो बेबीलोन के अनुसार जो है भारत एवं बर्मा ये धान की उत्पत्ति है। और ग्रिस्ट के अनुसार दोस्तों तो दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ग्रिस्ट ने अलग बताया था दोस्तों, उन्होंने बताया था कि दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी और पूर्वी एशिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो है प्रजाति यानी वैराइटीज।
तो इसमें जो अगेती प्रजाति होती है उसको देखते हैं। तो अगेती में सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो हमारा आता है नगीना 22, फिर मल्हर, फिर कावेरी, पद्मा, रत्ना, साकेत 4, नरेंद्र 80, गोविंद। और अगेती में जो सबसे लास्ट आता है दोस्तों वो जलधि आता है। जलधि की 3 वैरायटी होती हैं, तो जलधि 1, जलधि 2 और जलधि 3 होता है। अगला जो है वो है मध्यम। तो मध्यम में देखते हैं, मध्यम किस्म देखते हैं या मध्यम प्रजाति देखते हैं, तो उसमें पूसा, सुगंधा 4 और पूसा, फिर सुगंधा 5, फिर सरयू। जो सरयू होता है उसके 2 वैरायटी होते हैं दोस्तों, सरयू 52, सरयू 62, फिर जया, फिर गौरव, फिर पूसा 11 और पूसा 21, हरियाणा बासमती 1 और पूसा बासमती 1। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है दोस्तों, पछेती किस्में। तो पछेती किस्में जो है वो है पंकज, फिर जगन्नाथ, जल लहरी और जलनिधि T26 और फिर क्रॉस 116। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लिए जहाँ बाढ़ ज़्यादा होती है वहाँ के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, तो होती है जल लहरी, जलनिधि, जलमग्न, जल प्रिया, मधुकर और चाकिया 54। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऊसर भूमि के लिए तो ऊसर, धान 1, जया और साकेत 4 और जो है वो नरेंद्र, ऊसर 1 और 2। आगे दोस्तों देखते हैं कि सुगंधित जातियां, वो अगली स्लाइड पर देखते हैं हम। इस स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे सुगंधित जातियां। तो सुगंधित जातियों में दोस्तों पूसा सुगंधा 4 और 5 और अगला जो है वो बासमती 370 और अगला जो है वो है नगीना वल्लभ, अगला जो है बासमती, फिर पंजाब, फिर हंसराज, फिर कस्तूरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है धान की खेती के प्रकार। तो आइए देखते हैं धान की खेती के प्रकार। तो धान की खेती मुख्यतः 2 प्रकार की होती है दोस्तों। धान की खेती के प्रकार में नंबर 1 जो पॉइंट है वो खेत में धान की पौधों की रोपाई करके। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है धान की खेती में सीधे बुआई करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो है कि पौधे के रोपाई के द्वारा। तो दोस्तों जो इसमें सबसे धान की रोपाई में जो सबसे पहली विधि है वो है भीगी विधि। इस विधि को देखते हैं। इस विधि में पानी भरकर 2 या 3 बार जुताई करते हैं ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं। 1 दिन बाद मिट्टी की सतह पर पानी न रहे तब खेत में 1.25 सेंटीमीटर क्यारी बना लेते हैं ताकि बुआई, निराई, सिंचाई आदि क्रिया आसानी से की जाए। दोस्तों यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे जो बढ़ते हैं तो उसमें है शुष्क विधि। दूसरी जो विधि है इसको देखते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क विधि अपनानी चाहिए। इससे 4 बार जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना ली जाती है और इसमें भी 1.2 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी चाहिए। मेड़ की जगह आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेड़ की जगह 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए। सूखा बीज लेकर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर गहरी बुआई करते हैं। अगली जो विधि है दोस्तों वो है डेपोक विधि। इसमें देखते हैं। यह विधि फिलीपींस से प्रचलित है। इस विधि की विशेषता यह है कि पौध को बिना मिट्टी के माध्यम से उगाया जाता है। बीज को अंकुरित करके आधा सेंटीमीटर मोटा परत को केले के पत्ते या फिर पॉलीथीन की चादर या सीमेंट की फर्श पर बिछवा कर प्रतिदिन पानी देते हैं। पौध को तैयार करने में किसी भी उर्वरक अथवा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पौध 2 सप्ताह में तैयार हो जाता है। इस विधि में 36 से 48 घंटे में बीज अंकुरित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो 35 से 30 स्क्वायर मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। पौध की रोपाई 12वें दिन तैयार हो जाती है, यानी कि जो पौधा होता है वो 12वें दिन रोपाई करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसमें अंकुरण अच्छे से हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगली जो हेडिंग है वो हमारा है खाद एवं उर्वरक। इसको देखते हैं। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये है जैविक खादों का उपयोग। तो इसमें देखते हैं जैविक कौन कौन से जैविक खाद इसमें डाले जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसमें जैविक खाद डाले जाते हैं। तो इसमें देखते हैं धान की फसल में एजोला कामानीरे हले शैवाल, फिर उसके बाद देखते हैं एंजियोस्पाइरिलियम, फिर मुख्य जैविक उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं। नीले हरे शैवाल को 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगली जो हेडिंग है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान की
जो उत्पादन होती है उसको SRI पद्धति से करनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि धान की SRI पद्धति क्या होती है। इस विधि के द्वारा 1983 में मेड़ा गावस्कर में विकसित की गई यह विधि चावल उत्पादन को 2 गुना कर देती है। SRI पद्धति में धान की खेती में निम्नलिखित लक्ष्य हासिल हुए। तो देखते हैं क्या क्या लक्ष्य हासिल हुए। तो उसमें पहला है कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा टिलर हो, और आगे देखते हैं टिलर हो जाते हैं दोस्तों, ये पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा टिलर हो जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है दानों का वजन अधिक होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है पौधों की जड़ें स्वस्थ एवं भली भांति फैली होनी चाहिए, जिससे पानी और पोषक तत्व को आसानी से ग्रहण कर सके, जिससे पौधे स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं हो जिससे पौधे हमारे स्वस्थ और मजबूत हों। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो पॉइंट है वह है गैप फिलिंग। नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि गैप फिलिंग का मतलब होता है कि जब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में काफ़ी जगह हो जाती है तो उसको फिल करने के लिए तो कोई पौधा या कुछ लगाते हैं तो उसको कहते हैं गैप फिलिंग। जैसे कि देखते हैं रोपाई के बाद जो पौधे मर जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे पौधे को लगाने की क्रिया को गैप फिलिंग कहते हैं। तो इसमें जो दोस्तों पौधा अंतराल होता है, यानी पौध से पौध की जो दूरी होती है वो 20 × 10 सेंटीमीटर होती है, और जो गहराई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो खरपतवार नियंत्रण, जो कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा खर और पतवार दोनों होते हैं, मतलब धान की खेती में सबसे ज़्यादा खर होते हैं दोस्तों, तो उनके नियंत्रण कैसे किए जाते हैं और आगे देखते हैं। धान में खरपतवार को नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो धान की रोपाई के पश्चात ब्यूटाक्लोर 50 EC, ब्यूटाक्लोर का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मचेटी जो हम लोग कहते हैं, और ब्यूटाक्लोर 50 EC 5 लीटर, या फिर पैडी मेथिलीन 3.3 लीटर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 48 से 72 घंटे के अंदर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों जो अगला है वो प्रोपेनिल सिस्टम F34 है, जो कि 800 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगली जो हेडिंग है दोस्तों वो है कीट नियंत्रण। तो इसमें नंबर 1 है वो है धान का बंका या फिर पत्ती लपेटने वाला कीट। इसको देखते हैं दोस्तों। इसको लीफ रोलर कहा जाता है। उसको देखते हैं दोस्तों। इस कीट की हरे रंग की सूढ़ियाँ पत्तियों को खाने के साथ साथ उसे काट कर नाली के समान खोल बना लेती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें है पत्तियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं। इसके रोकथाम देखते हैं। इसके रोकथाम में नंबर 1 जो है लिंडेन धूल, यानी 1.3% को जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बुरकाव यानी छिड़काव करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग करना चाहिए, यानी छिड़काव करना चाहिए, जिससे ये रुक जाते हैं ये कीट। अगला जो देखते हैं दोस्तों। अगला जो कीट है दोस्तों वो है धान का तना छेदक। ये या तना छेदक या तना भेदक, ये बहुत पॉपुलर कीट है धान में। इसको देखते हैं। इस कीट की सूढ़ियाँ पीले या मटमैले रंग की चमकीली होती हैं, जो पौधे के अंदर प्रवेश करके वृद्ध कोशिकाओं को खा जाती हैं, जिससे गोह सूख जाते हैं। गोह मतलब जो उसके जहाँ से कल्ले निकलते हैं वो सूख जाते हैं। दोस्तों तना छेदक का उपचार देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो उपचार है वो है अवशेष को इकट्ठा करके जला देते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ट्राइकोडर्मा चिलोनिस के 50,000 वैस प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 6 बार इन परजीवों को मुक्त करना चाहिए। अगला जो है दोस्तों वो है फोरेटेंजी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अगला जो कीट है दोस्तों वो है सैनिक कीट। इसको देखते हैं क्या है। इस कीट की सूढ़ियाँ दिन में भूमि के पास धान के कल्ले के मध्य छिपी रहती हैं और रात में ऊपर चढ़कर बालियां काट देती हैं। इसके रोकथाम देखते हैं दोस्तों। इसके रोकथाम जो है वो नंबर 1 जो रोकथाम है वो है क्यूनाल फांस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, या फिर दोस्तों क्लोरपैरिफास 20 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर।
दोस्तों आगे देखते हैं तो अगली जो हेडिंग है वह रोग है। रोग यानी रोग नियंत्रण, धान में जो रोग लगते हैं उनके नियंत्रण। इसमें जो पहला रोग है वह सफ़ेद रोग है। यह रोग नर्सरी में अधिक लगता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़कर सफ़ेद कागज के समान पतली पड़ जाती हैं जो बाद में सूख जाती हैं। इसका जो कारण है दोस्तों वो देखते हैं। तो खेत में आयरन की कमी हो जाने से यह रोग होता है। इसका उपचार देखते हैं। तो उपचार में दोस्तों इसके उपचार देखते हैं दोस्तों। इसका जो उपचार है दोस्तों, इसके उपचार के लिए 0.25% फेरस सल्फेट के घोल को 2% यूरिया के साथ मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 5 दिन के अंतर पर करने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगला रोग है वह पत्तियों का भूरा धब्बा। इसको देखते हैं दोस्तों। तो पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल अथवा अंडाकार धब्बे पड़ जाते हैं जिसका बीच का हिस्सा कुछ पीलापन लिए हुए हल्के कत्थई रंग का होता है। इन धब्बों के चारों तरफ पीला सा घेरा बन जाता है जो इस रोग का विशिष्ट लक्षण है। इसके रोकथाम देखते हैं। तो इसमें जो पहला है वह है बोने से पूर्व बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है खड़ी फसल पर इंडोफिल M45 की 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर या घोल कर छिड़काव करें। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। दोस्तों जो अगला रोग है हमारा वह है जीवाणु झुलसा। इसमें देखते हैं। इसमें पत्तियों के नोक अथवा किनारे से एकदम सूखने लगती हैं। सूखे हुए किनारे अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस रोग में पौधों की पत्तियां पर पनीले धब्बे बन जाते हैं जिसका किनारा गहरा भूरा और बीच का भाग हल्का होता है। इसका रोकथाम देखते हैं। तो इसका रोकथाम में दोस्तों पहला है वह है बोने से पूर्व बीज को उपचारित करें। और अगला जो है रोग के लक्षण दिखाई देते ही खेत का पानी निकालकर 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 500 ग्राम को पानी में घोलकर खेत में 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ। तो वह है झोंका रोग। तो झोंका रोग में देखते हैं दोस्तों पत्तियों, बालियों, डंठलों, कामापुष्प शाखाओं तथा गांठों पर आँख या तकुए की आकृति के धब्बे बनते हैं जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे पर कत्थई या बादामी रंग के होते हैं। जब यह रोग प्रचंड होता है तो बाली का आधार रोगग्रस्त होकर और बालियां कमजोर होकर गिर जाती हैं। इसका रोकथाम देखते हैं दोस्तों। तो रोकथाम में जो सबसे पहला है वो है बोने से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। और जो दूसरा है वो खड़ी फसल पर कल्ले या बाली निकलते समय डाइथेन M45 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ। अगला जो रोग है दोस्तों वह है हमारा खैरा रोग। इसको देखते हैं। यह रोग जिंक की कमी के कारण होता है जिसमें नई पत्तियां का आकार पीला पड़ जाता है। इसमें पत्तियों पर लाल, भूरे रंग या फिर कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है। यह रोग नर्सरी तथा रोपाई के बाद भी लगता है। इसमें देखते हैं रोकथाम इसका। तो इसके रोकथाम जो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला जो है वो है कि फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2% यूरिया के घोल के साथ 2.5 किलो बुझे चूने। आगे देखते हैं दोस्तों। 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें जो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों वो देखते हैं कटाई। तो कटाई देखते हैं दोस्तों। बालियां निकलने के लगभग 1 माह बाद धान पक जाते हैं। धान के कटाई का समय खेत में 20% नमी होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो वह उपज में देखते हैं दोस्तों पतला चावल तो 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और मध्यम चावल तो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और मोटे चावल को देखते हैं दोस्तों तो 40 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसका जो औसत उत्पादन होता है धान का दोस्तों वो देखते हैं तो वो होता है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दोस्तों ये लेसन इसी पर समाप्त होता है यहीं पर। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं वो आगे आने वाले जैसे सूरजमुखी का जो क्रॉप्स है इसके बाद वो लाएंगे आपके लिए अगला लेसन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको वो क्रॉप्स मिल पाएगी, हमारा वीडियो मिल पाएगा दोस्तों।
तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपको सूरजमुखी की जो आने वाली जो क्रॉप्स है वो आपके वीडियो नहीं दिखेगा। और हाँ, आपको बताएं दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर क्लास 11th की एग्रोनॉमी की 4 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण भी अपलोड हो रहा है। तो दोनों वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करके हमारे दोनों भी वीडियो को देख सकते हैं, दोनों भी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्रॉप्स में। जय हिंद, जय भारत।